है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा। ये थे जनाब गुलाम मुस्तफ़ा नाइम साहिब, जिनका गुफ्तगू का मौजूद गालिब की गज़ल में नातिया नसर था। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा मज़मून पढ़ा इन्होंने। हमारा प्रोग्राम क्योंकि पहले ही काफ़ी तख़ीर का शिकार हो चुका है, तो अब मज़ीद तख़ीर किए बगैर मैं अपने सर को दावत दूँगा कि वो आकर अपना मज़मून करें। सर का मौजूद है फ़िक्र गालिब की तश्कील नौ। माज़रत चाहते हैं कि कुछ ताख़ीर हुई, सफ़र ज़्यादा था और मुश्किलात ऐसी हुई कि ताख़ीर हो गई। आपके शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर साहब, आपने इतने अच्छे अल्फाज में हमारा तारुफ करवाया। और डॉक्टर ज़बीर अब्बास, आपसे तो हम गिला गुजार हैं। हाँ आपसे गिला गुजार इस वजह से है कि इन नातवा कंधों पर उर्दू अदब के इतने बड़े शायर को डालना और फिर ये कहना कि इसमें आपने तश्कील नौ करनी है, ये एक मुश्किल है। लेकिन जैसा कि गालिब के यहाँ इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा है, माजरत के साथ कुछ अंग्रेज़ी की टर्म्स ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगी कि उर्दू जो है वो मेरा फील्ड नहीं है, बस उसमें बस हुक्म है डॉक्टर साहब का, तो तो वो इंडिविजुअलिटी गालिब के यहाँ बहुत बड़ा अवसर है। और एक उनकी मतलब सारे लोग हमद से आगाज करते हैं और गालिब जो है वो अपने दीवान का आगाज जो है और उसकी इब्तदा जो है वो शिकवे से करता है, शिकायत से। और उनके यहाँ हम का अंदाज भी ऐसा नहीं है कि जैसा रवायती तौर पर मौजूद है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि रवायती अंदाज में झूठ बोला जाए कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उसके बजाय सच बोला जाए कि गिला गुजार हूँ कि आपने ये ज्यादती की कि नातवा कंधों पर सामीन किराम, तश्कील नौ पूरे दीवान की या मुकम्मल मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की मानवियत, उसकी मॉर्फोलॉजिकल तश्कील नौ करना या उसकी लिक्सियोग्राफी लेवल पर, ग्राफिकल लेवल पर जाकर या सिमेंटिक लेवल पर जाकर या सिंटैक्टिक लेवल पर जाकर न्यू रिकंस्ट्रक्शन करना, ये डॉक्टर साहब ने इशारा भी किया कि 15 मिनट में बात पूरी करनी है, तो 15 मिनट में तो नहीं हो सकती। तो सिर्फ इतनी ये सोच पैदा हुई कि क्यों ना जो है वो कुछ एक गजल निकाल ली जाए और जो गजल पसंद आए उस गजल की तश्कील नौ कर दी जाए। तो बस वो एक ही गजल जो मुझे पसंद आई और जिसको रास्ते में मैं सोचता रहा और उसी गजल की ही तश्कील नौ करने का इरादा रखता हूँ। तो एक एक शेर पढ़ता जाऊंगा और अमूमी मानवियत भी बयान कर लेंगे, छुपे हुए मानियों को ढूंढने की भी कोशिश कर लेंगे और 2-3 मगरबी असूलों के मुताबिक उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए तो आपको बुलाया है। नुक्ताची है डॉक्टर साहब, नुक्ताची है, नुक्ताची है। गम दिल उसको सुनाए न बने, नुक्ताची है, नुक्ताची है। गालिब अपने महबूब को मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि वो बड़ा नुक्ताची है, नुक्ताची है। गम दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने, क्या बने बात, क्या बने बात, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। अमूमी जो सिमेंटिक लेवल निकलता है वो तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है कि महबूब बड़ा नुक्ताचीन है, तो वो दिल की बात या मेरा जो गम है दिल का, उसको जब सुनता ही नहीं तो क्या वो बननी है बात। और जब वो बात बनाना ही नहीं चाहता तो फिर क्या बात बनेगी, बात तो बन ही नहीं सकती। अमूमी तो ख्याल यही है
और अमूमी सिमेंटिक लेवल पर यही मानी इसके निकलते हैं। सरीहन सरीहन इसमें इसको समझना इस शेर को कुछ ज्यादा मुश्किल है। सोच में ये रहा था डॉक्टर साहब कि गालिब जो है यहाँ पहले शेर में नुक्ताची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने। महबूब के बारे में बात करता है कि वो नुक्ताची है, और ये नुक्ताचीनी उसकी सरिश्त में कहीं शामिल हो गई, ये नुक्ताचीनी उसकी कहीं फितरत में शामिल हो गई, और अब ये इस तरह फितरत में शामिल हो गई कि गोया मुझे यूं लगा कि मिर्जा साहिब जो है वो यहाँ पर फितरत को कोसते नजर आते हैं कि अब वो फितरत जो महबूब की बन चुकी, अब वो जितनी मर्जी हम कोशिश कर ले, अब वो गमे दिल को सुनने वाला नहीं है, अब बात नहीं बन सकती। फ्रेंच राइटर है जैक्स डेरिडा, सर आपने तो पढ़ाया, डेरिडा, इसने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरी पेश की थी जिसमें इसने कहा था कि लिटरेरी राइटिंग किसी भी कल्चर का असासा होती है, और वो उस कल्चरल सेटिंग्स के अंदर इजाजत होनी चाहिए कि उसको डीकंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। ये डीकंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि आप उसकी इमारत को पूरा गिरा दें, ये डीकंस्ट्रक्शन डिमोलिशिंग के मानियों में नहीं है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन के मानियों में है कि कोशिश करें। और उसने मुख्तलिफ टूल्स पेश किए कि जिनकी बुनियाद पर आप पोएटिक राइटिंग्स को या लिटरेरी राइटिंग्स को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनमें एक असूल है बाइनरी अपोजिशंस का। बाइनरी यानी कि जोड़े, अपोजिशंस मुखालिफ जोड़े। तो डेरेरा कहता है कि किसी भी कल्चर में वो अल्फाज जो मानी रखते हो, वो आवाजें जो मानी रखती हो, उनका जोड़ा मौजूद होता है। दिन है तो रात है, रकीब है तो वो जो करीब वाला है वो आपका है, और महबूब है तो वो आपका दुश्मन भी होता है। तो इस तरह हर चीज का कोई ना कोई जोड़ा मौजूद होता है, और जोड़ों में से एक जोड़ा पॉजिटिव मीनिंग्स रखता है उस कल्चर के अंदर, और एक जोड़ा नेगेटिव मीनिंग्स रखता है। शायर के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो नेगेटिव टर्म को उठा रहा है या पॉजिटिव टर्म को उठा रहा है। अगर वो नेगेटिव जोड़ा उठा रहा है, जोड़े में से नेगेटिव टर्म को उठा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शायर उस बात को नेगेटिव अंदाज में पेश करना चाहता है। आप इसको स्टडी करेंगे बाइनरी अपोजिशंस में रखकर, कि जब भी आप मतलब डीकंस्ट्रक्शन का एक असूल बाइनरी अपोजिशंस में रख के आपने डीकंस्ट्रक्ट करना है किसी भी शेर को, किसी भी लिटरेरी राइटिंग को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। नुक्ताची है, नुक्ताची एक तो वो जो आप नुक्ताची आप नुकात निकालते हैं, अच्छे अच्छे नुक्ते निकालते हैं, लेकिन गालिब के यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है इस शेर में। गमे दिल सुनने वाला जो है वो इसका बाइनरी अपोजिशन है। नुक्ताची नेगेटिव है और गमे दिल सुनने वाला वो पॉजिटिव है। गमे दिल सुनने वाला वो बंदा है जो आपके दुख, दर्द, मुसीबत और जो कर्ब आपके ऊपर गुजर रहे हैं उस कर्ब को अंडरस्टैंड कर सके। और नुक्ताचीन वो है जो सिर्फ उस पर क्रिटिसिज्म तो कर सकता है, उसके अंदर नुक्ते निकाल सकता है, गलतियां निकाल सकता है, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो बाइनरी अपोजिशंस के पूरे असूल मुझे यहाँ पर लगते नजर आए। उसने कहा कि महबूब जो है वो इतना नेगेटिव हो चुका है, गोया जो मैंने पहले असूल बयान किया कि फितरत यूं उसके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर चुकी है कि अब बात जितनी भी मैं बना लूं, अब बनाए ना बने बात, क्या बने बात जब बात बनाए ना बने। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने।
मानी तो सब कुछ समझ आ गए कि गैर जो है वो तेरा खत लिए फिरता है, तेरा उसे प्रोनाउन दे दिया है कि तेरा खत लिए फिरता है, ये खत तेरा उसके पास नहीं जाना चाहिए था, मेरे पास आना चाहिए था। अब ये गैर के हाथ चला गया। यहां पर ये क्लियर नहीं है कि ये खत लिखा तो महबूब ने है, लेकिन क्या रकीब के लिए या गैर के लिए लिखा या मिर्जा अब्दुल्ला खान के लिए लिखा, ये यहाँ पर मौजूद ही नहीं। सिर्फ इतनी सी बात गालिब फरमाते हैं कि गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, हाँ? तो छुपाए न बने। हाँ, तो अब से वो उससे छुप नहीं रहा। हो सकता है उसमें मिर्जा साहब के लिए दशनाम तराजी और उसके लिए गालियां लिखी हो, मिर्जा साहब को जो बुरा भला कहा जाता था वो कुछ लिखा हो। अब ये बात छुप नहीं सकती, अब ये बात किसी भी हालत में छुपाए छुप नहीं सकती। अब यहाँ पर सोच में ये रहा था कि क्यों ना डी सासोर का कॉम्बिनेशन लगाया, स्ट्रक्चरलिज्म लगाया। वो नैयर साहब ने भी इस पर वो साख्तियात की किताब लिख डाली। हाँ, तो वो गोया है तो नैयर साहब ने तर्जुमा ही किया। हाँ जी, कोई नया काम तो नैयर साहब ने कोई नहीं किया, लेकिन चले लैंड और पैरोल का कॉन्सेप्ट देता है। लैंग्वेज वो जो आमतौर पर बोली जाती है और मानी अपने कलर कर जाती है। पैरोल वो जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखकर लफ्ज बोले जाते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में वही वर्ड एक नया मीनिंग दे जाता है। वो वर्ड आपके ज़हन में जो चीज सिग्निफाई करता है, मतलब कैट का एक लफ्ज अगर बोला जाए तो आपके ज़हन में एक बिल्ली बनती है, लेकिन अगर किसी और को या किसी को मुखातिब कर दिया जाए तो आपके ज़हन में वो कैट की खसूसियात पैदा होने लगती हैं, तो मानी तब्दील हो जाते हैं। लैंग और पैरोल का कॉन्सेप्ट गैर फिरता है। अगर यही असूल देखा जाए, लैंग और पैरोल का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जाए और इसको स्ट्रक्चरलिज्म के असूलों के मुताबिक देखा जाए, तो मुझे यूं लगता है कि जैसे अब्दुल्ला खान गालिब मजबूर नहीं, गैर मजबूर है। गैर मजबूर लगता है। वो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो, क्योंकि छुपा रहा है और छुपाने के बाद अब वो छुपाने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन छुप नहीं रहा। और यहाँ जो मानी ज़हन के अंदर जो एक इमेज पैदा होता है वो गैर का वो छुपाना पैदा होता है, और उस छुपाने के बाद वो जो पहले मानी निकाले थे, आगे चलते हैं। कह सके सजी आपके कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, राम की है, खुदा की है, अल्लाह की है, गालिब ने हम पर छोड़ दिया। यही जदीदियत है गालिब की। गालिब नाम नहीं देता, किस कह देता है, इस तरह के प्रोनाउंस लगा देता है कि मानवीयत हमेशा के लिए जिंदा है। शेक्सपियर के बारे में ड्राइडन ने कहा था कि ही इज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल द एजेस। तो वो किसी एज का शायर नहीं है बट फॉर ऑल द एजेस, क्योंकि वो इंसान का शायर है, क्योंकि वो इंसान को पेश करता है। तो इसलिए वो ड्राइडन ने तो शेक्सपियर के बारे में कहा, लेकिन मैं तो बड़ी सेफली कह सकता हूँ कि अगर ड्राइडन जिंदा होता और उर्दू अदब से थोड़ी सी भी शानासाई रखता तो ये गालिब के बारे में कहता कि गालिब इज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल द एजेस। जॉन मिल्टन ने भी विलियम शेक्सपियर को खिराज तहसीन पेश किया। उसने कहा था कि thou art alive still, क्योंकि वो शायर था, क्यों thou art alive still, your works doth live, we have wits to read and praise to give, thou art alive still, कि जब तक फन अलाइव है, स्टिल है,
योर वर्क्स डथ लिव, तब तक तेरे काम जो है वो जिंदा है। वी हैव विट्स टू रीड एंड प्रेज टू गिव। तो हम गालिब के ऊपर भी ये बड़े आराम से ये लगाएंगे। ये शेर जरा मैं अपने मजे के लिए और अपनी पसंद के लिए आपको पेश कर दूं। उसके बाद कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, कोई नहीं कह सकता, किसी की मजाल ही नहीं। इंसान की साइंस ने इतनी तरक्की की। परसों भी एक अंग्रेज मुसन्निफ को सुन रहा था, वो कह रहा था कि इतनी तरक्की के बावजूद पूरे एटम को भी तक हम समझ नहीं सके। अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट भी नहीं समझा जा सका तो फिर ये पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर क्या कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है। पर्दा छोड़ा है वो उसने, कि उठाए ऐसा पर्दा छोड़ा है उस बनाने वाले ने। हाँ, ये हमद है डॉक्टर साहब गालिब के। इस तरह के हम डॉक्टर साहब मिर्जा अब्दुल्ला खान गालिब कर लेते हैं, लेकिन वो जो रिवायती हमद है वो मिर्जा अब्दुल्ला खान के यहाँ नहीं है। इस तरह के हमद वो जरूर करेंगे, और जब तक इंसान जिंदा रहेगा इससे मानी निकालता रहेगा। और ये किस का मानी कोई लेकर राम की तरफ चला जाएगा, ये किस का मानी कोई लेकर ईश्वर की तरफ चला जाएगा। ज़ोरेस्ट्रन किसी और तरफ ले जाएंगे और मुसलमान किसी और तरफ ले जाएंगे, क्योंकि he is not for an age but for all the ages, because he is a poet of man, not of philosophy. He is a poet of man. वो इंसानियत का शायर है। उसने इंसानियत को एड्रेस किया है, इंसान को एड्रेस किया है। उसके यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ, गालिब उर्दू अदब में किसी शायर ने अगर बहुत ज्यादा जहन के ऊपर चोटें लगाएं तो वो असदुल्ला खान गालिब है। उसकी बुनियादी वजह कि ये उन चंद लोगों में से है जो मैन की बात करता है, जिसके यहाँ मैन इंपॉर्टेंट है। ये प्रीचर नहीं है, ये किसी मिंबर पे बैठकर लोगों को तलकीन नहीं करता, ये रिफॉर्मिस्ट नहीं है, ये आर्ट फॉर आर्ट से कभी राइटर नहीं है। गालिब इंसान के साथ होने वाले मामलात, तजर्बात और उनको ओरिजिनल अंदाज में एज इट इज पेश करना, ये गालिब का असासा है। यहीं से शेर की तरफ वापस आता हूं। कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए न बने। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जबीर अब्बास, बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे। क्या बात है, क्या बात है। बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने। काम वो आन पड़ा है कि बनाए। बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे, बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे। काम एक अपनी आप उर्दू में उस अप्रोच को क्या कहते हैं, हम रीडर सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। कारी को सेंटर रख के कारी जो चाहे मानी निकाल। हाँ जी, डेथ ऑफ ऑथर। हाँ जी, आपने आथर को मार देना है। आथर ने बस लिख दिया। डेरेडा ने कहा था कि आप वो कल्चर का असासा है, पढ़ने वाले अपनी मर्जी से उसके मुतालिब निकाल सकते हैं। असास बुनियाद को कहेंगे, कारी असास तनकीद। कारी असास तनकीद अगर हम यहाँ पे रखें तो जो भी उर्दू समझ सकता है, इंसान की जिंदगी मुश्किलात की जिंदगी है, दुखों की जिंदगी है, परेशानियों की जिंदगी है, बीमारियों की जिंदगी है। यहाँ मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें और बहुत से बोझ और बहुत से भार इंसान को उठाने पड़ते हैं। और ये भार उठाते उठाते आप जो है वो एक अपनी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अगर यहाँ पर वो आप तो मोहतरम कार्ल मार्क्स को ले आए, अगर
और कम्युनिज्म की फिलॉसफीज उठा के ले आए कि वो जो लोगों से काम करवाते रहते हैं और उनके ऊपर इतना बोझ लादते हैं कि अपने बोझ उतार दें, लेकिन अपने बोझ उनके भी उतर नहीं पाते। नहीं होगा, बिल्कुल सही। आप कितनी भी कोशिश करते रहे, ये सरमायादार लोग, ये पैसे वाला तबका, दर हकीकत कार्ल मार्क्स ने तो खुलेआम कहा कि ये सिर्फ कहीं इनकी नस्ल में कोई एक बंदा बहुत तेज रहा जिसने कि सारे कब्जे किए, और उसके बाद जब सनतों पर कब्जे किए तो फिर लोगों को अपना गुलाम बनाया। कि ये सरमायादार इसी तरह की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन फिर भी अपने कंधे का बोझ खत्म नहीं कर सकते। वो खुदाई फैसला है, वो फितरत ने कहीं इंसान के ऊपर लाद दिए हैं, वो खत्म नहीं हो सकते। हमने बड़ी कोशिश की हम उन बोझों को, उन सारे औजान को या वजनों को उठा के फेंक दें, लेकिन हम उठा के फेंक नहीं सकते। और यही बात मिर्जा साहब ने फरमाई कि काम वो आन पड़ा है, एक न एक काम सबका बाकी रहता है। आपने घर बना लिया प्रिंसिपल साहब, लेकिन फिर भी काम बहुत बाकी है। जी काम वो आन पड़ा है, सब ऐसे ही, हाँ जी ऐसे ही है। काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने। खेल समझा है, खेल समझा है, कहीं छोड़ न दे, भूल न जाए। ये कोई खेल की बात है, ये कोई खेल, ये नाटक की बात है, ये नाटक की बात नहीं है, ये कोई खेल समझा है। हाँ, तो वो जो ईगोइज्म गालिब के यहाँ नजर आता है, बहुत कम अंग्रेज प्रोग्राम में भी नजर आता है। जो ईगोइज्म, जो ईगो, जो खुददारी गालिब के यहाँ नजर आती है, बहुत कम लोगों के यहाँ। शायद अंग्रेज लोगों के यहाँ तो रिनेसां में बहुत बड़ा नारा इंडिविजुअलिज्म का मारा गया। ये इटली वाला नॉर्थ का जो रिनेसां है, उसमें नारा ही इंडिविजुअलिज्म का मारा गया। और वो इंडिविजुअलिज्म का आई इतना इंपॉर्टेंट है सलीमी साहब, आप भी अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाते हो, बच्चे पूछते हैं कि सर ये आई जहां पर भी आए कैपिटली क्यों आता है? क्या बात है। तो अब उनको क्या बताएं कि अंग्रेजों के यहाँ आई इंपॉर्टेंट ही बहुत ज्यादा है कि ये फिक्रे के दरमियान में आए, फिक्रे के आखिर में आए, जहां ये प्रोनाउन आई है तो ये कैपिटलाइजेशन के साथ ही आएगा। इसके यहाँ स्मॉल लेटर आ ही नहीं सकते। लेकिन उस कल्चर में भी इतनी मैं नहीं। क्या बात है, क्या बात है। खेल समझा है, खेल समझा है। हाँ, महबूब छोड़ तो चुका, लेकिन खेल समझा है, कहीं छोड़ न दे, भूल न जाए। काश यूं भी हो कि बिन मेरे सताए न बने। मेरे सताए बगैर काश के कभी उसकी भी ना बने ना, फिर मजा आए। फिर उसको पता चले कि खेल है, ये कोई खेल है, छोड़ देना, भूल जाना कि खेल है। जब तक वो मुझे सता नहीं न लेता, उसको जिंदगी में चैन कोई नहीं आता कि जितने नाज और नखरे महबूब के हमने उठाए, इतने किसी और ने नहीं उठाए। खेल समझा है, खेल समझा है, खेल समझा है, कहीं छोड़ न दे, भूल न जाए। काश यूं हो। एक दो शेर तो रहते हैं, लेकिन आखिरी शेर पेश करके इजाजत चाहते हैं। इश्क पर जोर नहीं। क्या बात है। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब। इश्क पर जोर नहीं, इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेकर आ जाए और सारे आशिकीन को आप पेश करते चले जाएं। या नारकूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। तो ये लगाए न लगे, तो ये पढ़ाने समझाने की जरूरत नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपके शुक्रगुजार हैं। अपने थैंक यू। आपने भी खड़े हो सर,